हेलो, गुड मॉर्निंग भाइयों। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 26 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। सो गाइस, प्लीज़ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मई 2020 में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैट बोट भी लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों को निःशुल्क उपचार प्राप्त किया जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि जो 2300 लोगों को निःशुल्क उपचार, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर जो उनको कोविड-19 हुआ तो उनको 5 जो इनका ये क्या था, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनको 5 लाख की हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो उसके तहत इनको 2300 लोग रोगियों को निःशुल्क उपचार करवाया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि जो किसान है, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, अगर जो उनके परिवार या फैमिली में एक बीमारी लग जाती है तो समझो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कर्ज़ा ले लेके वो कर्ज़ा तक नहीं जमा कर पाते हैं। तो एक गवर्नमेंट का ये फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है। पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों का परीक्षण किया गया है। मतलब जो संक्रमित हैं इसके तहत, तो 3000 से अधिक लोगों का संक्रमण परीक्षण किया गया है। ठीक है, यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये केंद्रीय मतलब पीएमजी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैट बोट भी लॉन्च किया है। मतलब व्हाट्सएप पर एक आस्क आयुष्मान चैट बोट भी होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। मई 2020 में आरडीएआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगा। तो देखो, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर करते जाइए। अगर जो पसंद आए तो लाइक और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि जो आज का कंटेंट हमने दिया वो बेटर है या नहीं है। तो इससे, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करने वाले हैं नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे वो मालूम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 30%। ठीक है, तो ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आरडीएआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब कि इंडिया का जो इंश्योरेंस बैंक है, ठीक है, उसमें अपनी 30% आरडीएआई ने 30% हिस्सेदारी बनाए रखने का मंजूरी दे दी गई है। तो बैंक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से पूरी हिस्सेदारी या उसका बड़ा हिस्सा वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आरडीआई के दिशा निर्देशों में एक ऋणदाता को 2 बीमा कंपनियों में 10% से अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिबंधित किया गया। मतलब 10% से आप हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं ले सकते, इससे प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, आरडीआई का जो मुख्यालय है वो हमारा हैदराबाद में है। देखो, कल जो एक बच्चे ने कमेंट की थी मेरे व्हाट्सएप पे चैटिंग पे, तो वो मतलब वो आर्मी की तैयारी कर रहा है। मैं उसके बारे में बहुत बेस्ट है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी जॉब है, बेस्ट है। आपके दिमाग में जो कुछ है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऑल इज़ पॉसिबल। मतलब जो आप सोचते हो वो करते हो, जो आप कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सो जो आपने सोचा है वो करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है। जो आपका मन है वो करो। आपको सिविल की करनी है, करो यार। देखो, लाइफ कुछ दिन की है, तो अच्छे से रॉयल बन के जियो ना। तो ठीक है, छोड़ो ये बातें। मई 2020 में नुवोको विस्टा कॉर्प लिमिटेड निरमा समूह का हिस्सा द्वारा निम्नलिखित में किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। तो इमामी सीमेंट लिमिटेड को मंजूरी दी गई। इमामी सीमेंट लिमिटेड को क्यों मंजूरी दी गई, अब इसके बारे में देखो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नुवोको विस्टॉक कॉर्प लिमिटेड निरमा समूह का हिस्सा द्वारा इमामी सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इमामी ने 6 फरवरी 2020 को
नुवोको विस्टा के साथ 5500 करोड़ रुपए की जो उद्यम मूल्य के लिए इमामी सीमेंट लिमिटेड में अपनी 100% एक्टिविटी हिस्सेदारी के विभाजन के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया था। ठीक है, ये क्या है, तो ये सीमेंट व्यवसाय की बिक्री है, इमामी समूह के ऋण मुक्त होने की योजना का हिस्सा है। इमामी जो है मतलब ऋण मुक्त होने की समूह के ऋण के मुक्त होने की योजना का हिस्सा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वैज्ञानिकों में गेहूं 2 वैकल्पिक बौने जीन RST40 और RST18 की मैपिंग की है? तो आर्धोरकर अनुसंधान संस्थान, तो ये की है, इसके बारे में जान लेते हैं। पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च यूनिवर्सिटी ARI के वैज्ञानिकों ने, अब देखो ARI के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, गेहूं में 2 वैकल्पिक बॉन्ड RST40 और RST की मैपिंग की। अब इससे क्या होगा, ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति है, मतलब ये जीनों में बेहतर अंकुर शक्ति करेगा और लंबे प्राकुर चोल युवा सूट टिप की रक्षा करने वाला म्यान से जुड़े होते हैं। तो इन वैकल्पिक बौने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं बीज की गहरी बुआई की अनुमति दे सकती है। मतलब फसल, ये जो गेहूं होगा इसमें क्या होगा, आपकी फसल कम जो जलती है वो कम जली जाएगी, क्योंकि देखो पंजाब साइड देख लो या यूपी साइड देख लो, गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एरिया है, ठीक है, वहाँ फसल होती है, फिर फसल जब वो कट जाती है, जब नीचे का हिस्सा होता है वो जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने की है। तो IIT मद्रास ने की है, तो IIT मद्रास के शोधकर्ता ने सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित किया है। ये क्या है, देखो इसे डिस्टिलेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करके विकसित किया गया। PTC हल्का है, इसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। इसमें भारत की विभिन्न जलवायु और भारी स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। मतलब भारत में जो जलवायु कैसी है उनके तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। सॉरी यार, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाले एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? तो ये केरल में। तो ये पाम क्या है, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाता है, ये पाम है क्या? तो दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट JNT-BGRI के सौजन्य में एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। ये क्या है, तो पिनंगा एडमोनियस, जो कभी विलुप्त माना जाने लगा था, अरेका पाम जैसा दिखता है। अरेका एक जो पाम जैसा होता है उससे संबंधित है। JNT-BGRI वैज्ञानिकों ने पिंगा एंडोमोनिस को गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति कहा है। तो गाइस कल की से जो हम लोग क्लास लाएंगे, तो देखो कुछ देर पहले जो मतलब टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद ये क्यूज़ करवाएंगे। अब डायरेक्ट क्यूज़ करवाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आता, कितना समझाओ। अगर जो इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो तो मुझे अपलोडिंग में दिक्कत होगी। अब इस समय क्या है कि मेरे पास वो फैसिलिटी तो है नहीं, जैसे लैपटॉप वगैरह, मैं फ़ोन से रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, तो फ़ोन से रिकॉर्डेड करने में मुझे बड़ी परेशानी आ रही है। पर कोई नहीं, धीमे धीमे सब होगा, ठीक है। आप लोगों का अच्छे से सहयोग होगा, अच्छे से आप लोग मेरी हेल्प करोगे, तो मैं एक लैपटॉप लूँगा। इससे फिर पता है लैपटॉप वगैरह जो होता है ना, तो उससे एक थोड़ा सा टाइपिंग करने में टाइम नहीं लगता है। इसमें टाइपिंग करने में, MS वर्ड फ़ोन से करने में ये काफ़ी टाइम सा बर्बाद होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाफ ऑन माई एडवेंचरस और ब्रोड्स ट्रेंड एंड प्लेनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड क्या है, हाफ, तो इसके बारे में जान लें। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्प्रिंग टाइगर ने अपनी नई पुस्तक विमोचित की है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। ठीक है, जो रस्किन बॉन्ड के जो नावों और ट्रेनों में उनके कारनामों के बारे में।
हाफ ऑन माई एडवेंचरस और मान ऑन वोट्स। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी बुक लॉन्च की है, ठीक है, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ट्रेड एंड प्लेन्स में ब्रांड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र और इसमें स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए एक शाखा टॉकिंग कब द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? तो ये जापान ने किया। देखो, जापान ने किया। अब कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, तो गाइस मैं आप सबको बता दूं, मैंने DDCP देहरादून से पढ़ाई की है, ठीक है। मैं NDA SSB कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। अब अगर जो आपको पूरी मेरी भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप उस पर चैट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपकी जो हेल्प कर पाऊँगा वो करूँगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने 2 वीडियो अपने लेक्चर तैयार किए हैं। देखो, जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है वो क्या होता है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, लेकिन जो उसका मतलब उसमें जो इंटरव्यू में डिबेट होता है वो डिबेट नहीं कर पाता है, तो उसको डिबेट के लिए मैंने द हिंदू तैयार करवाया। द हिंदू से क्या होगा कि वो जो डिबेट धीमे धीमे मैं उसको इतना अच्छा करवा दूंगा कि जो उसकी वोकैबलरी पोर्शन वो लेके आऊँगा, तो उससे क्या होगा कि वो डिबेट करने के टाइम वो ऐसी डिबेट करेगा कि अगले पे इम्प्रेशन अच्छा से जमे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात लास्ट में कर लेंगे। जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से में स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के रूप के लिए समर्पित है और टोक्यो के लिए फुंचू में स्थित है। स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरू की है। जापान की राजधानी क्या है, वो है टोक्यो और मुद्रा जापानी येन, ठीक है। मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो मोहित बघेल का भी निधन हो गया। सलमान खान की रेड्डी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित का बघेल 26 मई 2020 में निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म 21 टॉप्स की सलामी और गली गली चोर में भी काम किया, ठीक है। वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जबरिया जोड़ी में राज साडित के साथ एक लेखक के रूप में भी काम किया। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा गली गली चोर है उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। गाइस, ये देखो क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, मतलब ये कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एक IQ टेस्ट करने के लिए या आपका इंटरेस्ट देखने के लिए आपका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ना हर एक चीज़ में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आपको पक्की होनी चाहिए, तभी आप किसी भी, अब देखो जो एयरफोर्स है उसका भी क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बहुत टफ सा हो गया है, मतलब NDA की कंपेयर टू NDA हो गया, ठीक है। अब वैसे ही नेवी का हो गया। तो आप लोगों को कभी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि स्वभाव पर काफ़ी बच्चा लगा है तैयारी करने में, पढ़ रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है लिमिट से पढ़ना है, ज़्यादा लिमिट से ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गए हैं? तो नाओमी ओसाका। अब ये बनी है तो जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिका प्रतिद्वंदी में क्या किया? प्रतिद्वंदी में सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंड्रोस्पोर्ट आय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो ये राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अब देखो राष्ट्रमंडल दिवस होता क्या है और कौन कौन सी कंट्री मतलब राष्ट्रमंडल दिवस में आती हैं आपके। तो राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह उन
यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिसका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस देश को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामांकित किया गया है। तो अब देखो कौन कौन से जो कंट्री थी वो आपके गुलाम थी या कभी कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थी। तो यूएस हो गया, अधिकतर कंट्री ब्रिटिश शासन के काल में मतलब उनके उस पर थी। कौन सा देश 2 महीने के कम समय में के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई बॉर्डर कवर ऑल्स विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो ये अभी आपका जो भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई बॉडी कवर ऑल्स विश्व का सबसे दूसरा बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीआई बॉडी कवर ऑल्स की दुनिया का अग्रणी निर्माता है। कपड़ा समिति मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो टी.एस. तिरुमती कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के ये आईएफएस अधिकारी थे। मतलब ये जो पद होते हैं ये कभी कोई आईएएस अधिकारी जैसे गवर्नर का पद हो गया, आईपीएस अधिकारी ले लेते हैं तो जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो तिरुमती राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो अब 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट गए। तिरुमती ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय के रूप में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया था। केयर रेटसिंग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2011 में भारत के कच्चे तेल की आयात कितने प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है? 2021 है वहाँ पे, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण केयर रेस्टिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% की गिरावट आने की संभावना। तो इस पर देखो, जहाँ से तेल आता था उसे नुकसान होगा लेकिन हम लोग फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा पैसा जो बाहर नहीं जाएगा। और कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मतलब जो देश की चीज़ें हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए, ताकि इससे जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो जाए। विश्लेषकों ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत 7.3% है की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि रिफाइनर पेट्रोलियम उत्पादकों की मांग के अनुसार कच्चे प्रसंस्करण को नियंत्रित करेंगे, ठीक है। आयातित कच्चा तेल देश की आवश्यकताओं को लगभग 85% पूरा करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितने चीन फर्मों के अमेरिकाओं के बाज़ार में डिलिस्ट की होने की संभावना है? तो 800 बाज़ार में कैसे? अमेरिका सीनेट ने एक कानून की मंजूरी दी है जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिका स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेटर जॉन कैनेडी और क्रिस वान होलेन द्वारा प्रस्तुत विधेयक अमेरिका लेखांकन कानूनों का पालन न करने वाली कंपनियों को हटाने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो अमेरिका की आवश्यकताओं को पालन नहीं करेंगे उन्हें हटाने का प्रावधान किया गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग 800 चीनी फर्मों में अमेरिका बाजार से डीलिस्ट होने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ता की एक टीम ने फेस मास्क का कप के आकार की डिजाइन विकसित किया जो बोलते हैं समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? तो ये सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज। तो ये क्या है? देखो, CEN सेंटर फॉर नैनो और मैटर साइंसेज क्या है? बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का एक कप के आकार की डिज़ाइन विकसित किया जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह
बनाने में मदद करता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की बेंगलोर की एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया। इसमें क्या होगा कि मतलब आप वैसे मास्क लगा रहे हो तो डिस्टेंसिंग बना पाओगे, ठीक है, वैसे नहीं बना पा रहे हो अगर जो इस नग फिट मास्क में वाक विरूपण नहीं होता है, चश्मे पर कोई फिगिंग नहीं होती है और वास्तव में यह चारों ओर अच्छी तरह से पैक होता है, ठीक है। फ्रैंकलिन टेम्पटन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए निम्न में से किस बैंक को नियुक्त किया गया है? तो देखो, फ्रैंकलिन टेम्पटन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया गया है। यह क्या है? यह ट्रस्टियों को उन 6 प्रभावित योजनाओं को पोर्टफोलियो मुद्रीकरण सहायता करेगा। यह नियुक्त ट्रस्टियों को जल्द से जल्द संभव समय पर परिसंपत्तियों को मुद्रीकृत करने की क्षमता प्रदान करेगी। वित्त मंत्रालय के नेकीतन रुपए करोड़ों में की टर्नओवर वाली और केवल B2B लेनदेन में शामिल होने वाली कंपनियों के लिए केवल रुपए BHI भीम UPI जैसे इलेक्ट्रिकल माध्यम भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता है। 50 छूट दी है 50। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाली कंपनियों को छूट दी है कि वे B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिकल माध्यमों को भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 SU के प्रावधान केवल B2B लेनदान यानी खुदरा ग्राहक उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं, केवल निर्दिष्ट पर लागू नहीं होगी। टाटा पावर की शाखा टाटा इंटरनेशनल PT लिमिटेड TPIPL 150,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1.113 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFEC में अग्रणी नीदरलैंड BVABV कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की है? तो ये कितने प्रतिशत की गई? ये तो ये 10% हिस्सेदारी। टाटा पावर की शाखा पावर इंटरनेशनल PTE लिमिटेड TPIPL ने 150,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1.13 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFEC नीदरलैंड BVABV 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण में ABV में TIPPL हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% हो गया। यह अधिग्रहण शेयर ग्राहक समझौताओं के प्रावधान के अनुसार किया गया है। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 में निम्नलिखित में किस अधिनियम को संशोधित चाहता है? तो ये खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957, कोयला खान विशेष अधिनियम 2015 में प्रावधान चाहता है। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 में पारित किया। खनिज कानून संशोधक विधेयक जो है 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने की स्थानांतरित किया। विधेयक खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइए। कल से जो मैं क्लास लाऊंगा सबसे पहले मतलब जो आज आपको पढ़ा है इसके बारे में सबसे पहले पूरी आपको डिटेल में नॉलेज दे दूँ, उसके बाद फिर क्यूज़ करवाऊँगा, तो आप लोगों का भी बहुत सा मतलब हेल्प होगी पाएगी।